हेलो, जय हिंद। गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भुन्ना के अंदर दिव्या डिफेंस एकेडमी है, जहां पर नवोदय स्कूल, मिलिट्री स्कूल, राय स्कूल और सैनिक स्कूल की तैयारी करवाई जाती है। ये हमारे क्षेत्र की नंबर 1 एकेडमी है। यदि कोई अपने बच्चे को सैनिक स्कूल की, नवोदय स्कूल की, मिलिट्री स्कूल की या फिर गुरुकुल कुरुक्षेत्रा राय स्पोर्ट्स स्कूल की तैयारी करवाना चाहता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आज हम हमारा जो एक टॉपिक है इंग्लिश को लेकर के स्टार्टिंग कर रहे हैं और इसमें दिव्या डिफेंस एकेडमी भुन्ना फतेहाबाद चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो सबसे पहले इंग्लिश के अंदर हम एक टॉपिक लेकर के चलते हैं, अपना सेंटेंस, जो बिल्कुल बेसिक से लेकर के चलेंगे और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। इजी से लेकर के डिफिकल्ट तक बच्चे को लेकर के जाएंगे। तो सबसे पहले हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। ठीक, देखते हैं हम सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस, यानी कि वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे या अपना भाव प्रकट करे, वो सेंटेंस कहलाता है। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे वह सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम देखते हैं कि राम ए गुड इज बॉय, कि ये जो सेंटेंस है ये पूरे का पूरा रॉन्ग है, कंप्लीट। ठीक, क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में शब्दों का समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन ये मीनिंग अपना पूरा नहीं दे रहा, इसलिए ये सेंटेंस रॉन्ग है। आगे देखते हैं, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, यानी इसमें सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट है, वर्ब की जगह पर वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है। वो सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वो एक सही ढंग से, एक सही सिस्टमेटिक ढंग से सेट किए गए हैं। तो ये हो गया सही, यानी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, यानी अपना पूरा अर्थ प्रकट कर रहा है। तो ये सेंटेंस हमारा राइट है, राम इज ए गुड बॉय। आगे देखिए, ही ए कार रनिंग इज, जो कि रॉन्ग सेंटेंस है, क्योंकि जो शब्दों का जो समूह है, जो ग्रुप है, वो सारी का सारा गलत है। ये देखिए, ही इज रनिंग ए कार, ये पूरा हमारा सही है। तो यहां पर देखिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का एक ऐसा समूह जो अपना पूरा अर्थ प्रकट करे, वो वाक्य कहलाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्ट्स हैज ए सेंटेंस। एक वाक्य के कितने भाग होते हैं? तो ए सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, एक वाक्य के 2 भाग होते हैं। देखिए, कितना ही बड़ा सेंटेंस क्यों न हो, उसके पार्ट सिर्फ 2 ही होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? हिंदी में मैं बता देता हूं आपको, सब्जेक्ट को बोलते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज व्हाट और हु द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट वो होता है जो किसी के बारे में होता है, यानी व्हाट मतलब कोई वस्तु भी हो सकती है, हु मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है, किसी के बारे में भी हो सकता है, जिसके बारे में जो बातें बताई जाती हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे द स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, तो इसमें स्टूडेंट्स जो है वो क्या है? एक सब्जेक्ट है। विद्यार्थी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश सीखने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर विद्यार्थी सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स जो है वो इंग्लिश सीख रहे हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट। इसके बारे में, स्टूडेंट के बारे में इसमें बताया गया है कि स्टूडेंट्स अंग्रेजी सीख रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो इसके अंदर दे जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। जो वे हैं उनके बारे में बताया गया है, दे के बारे में बताया गया है, और वो जो एक्शन कर रहा है यानी क्रिकेट खेल रहा है, तो दे यहाँ पर हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। आगे देखिए, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट सेंटेंस। प्रेडिकेट जो होता है वो सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। प्रेडिकेट टेल्स समथिंग, यहाँ पर ये रॉन्ग है, ठीक कर देता हूं, अबाउट सब्जेक्ट। अबाउट सब्जेक्ट, प्रेडिकेट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, वही सेंटेंस एक बार देखिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो था वो सब्जेक्ट था,
आर लर्निंग इंग्लिश, यानी जो कुछ कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो ये हमारा प्रेडिकेट होगा। द स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश, विद्यार्थी अंग्रेजी सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स में सब्जेक्ट था, और जो आर लर्निंग इंग्लिश ये प्रेडिकेट है, जो कुछ कर रहे हैं वही प्रेडिकेट होता है। दे हमारा इसके अंदर सब्जेक्ट था, आर प्लेइंग क्रिकेट ये वाला प्रेडिकेट है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन कर रहे हैं, यानी दे के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ बताया जाता है वह प्रेडिकेट कहलाता है। नेक्स्ट, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, इसके अंदर देखिए गाय के बारे में बताया गया कि काउ इज ए यूजफुल एनिमल, तो काउ जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और जो बाकी हमारा बच गया वो सारे का सारा प्रेडिकेट। द गार्डनर, गार्डनर क्या है, सब्जेक्ट है, इज पल्किंग फ्लावर्स, फूल तोड़ रहा है, ठीक। द गार्डनर इज पल्किंग फ्लावर्स, जो गार्डनर है वो फूल तोड़ने का काम कर रहा है, गार्डनर सब्जेक्ट है, और जो काम कर रहा है वो सारे का सारा क्या है, प्रेडिकेट है। इंडिया, इंडिया इसमें सब्जेक्ट है, हैज वोन द मैच, मैच जीत चुका है, ये वाला प्रेडिकेट है। इसमें जो कुछ काम हो रहा है या जिसके बारे में कुछ बताया जाता है वो सारे का सारा सब्जेक्ट होता है, और जो कुछ बताया जाता है, किसी के बारे में जो कुछ बताया जाता है वो हमारा प्रेडिकेट। आगे नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर बताएंगे स्ट्रक्चर के बेस पे, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है सिंपल सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं सरल वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य। सिंपल सेंटेंस, द सेंटेंस विच हैज ए फाइनाइट वर्ब इज कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, जिसके अंदर एक फाइनाइट वर्ब होती है वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे शी इज स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रही है, वह मुस्कुरा रही है, ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, फूल खिल रहे हैं, सिंपल सेंटेंस। आई विल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा, ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें एक ही वर्ब यूज हो रही है। नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंस, ए कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लाउज ज्वाइंड बाय ए कंजंक्शन। एक कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लाउजेज होते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब प्रिंसिपल क्लाउज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, यानी स्वतंत्र होती हैं, ये किसी के अधीन काम नहीं करती, ठीक है, और इनको एक कंजंक्शन के द्वारा जोड़ दिया जाता है। कंजंक्शन के बारे में हम आगे चल करके बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर गया, एंड आई बोट सम मिल्क, और मैंने कुछ दूध खरीदा। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं आई वेंट टू द स्टोर, ये हमारे पूरे का पूरा जो प्रिंसिपल क्लाउज जिसको हम बोलते हैं या इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, यानी ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। आगे देखिए, आई बोट सम मिल्क, ये वाली ये भी इंडिपेंडेंट क्लाउज है, ये भी किसी पर डिपेंड नहीं करती, इसने भी अपना मीनिंग पूरा दिया है और इस सेंटेंस ने भी अपना मीनिंग कंप्लीट किया है। लेकिन इन दोनों को एक कंपाउंड करने के लिए, एक संयुक्त वाक्य बनाने के लिए हमने एंड का प्रयोग करके इसको जोड़ दिया, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। आगे देखिए, ही प्लेज द गेम, वह गेम खेलता है, बट ही डजंट विन, लेकिन वह जीतता नहीं है। यहां पर देखिए, ही प्लेज द गेम, ये पूरे का पूरा इंडिपेंडेंट क्लाउज है, सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। ही डजंट विन, वह जीतता नहीं है, उसकी जीत नहीं होती है, ठीक है, इसका भी कंप्लीट मीनिंग है, लेकिन बट से जोड़ दिया, इसको कंजंक्शन बीच में लगाई और दोनों को एक करके हमने इसका एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। आई विल स्टे होम टुडे, मैं घर ठहरूंगा, और आई विल गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, और मैं अपने दोस्त के घर जाऊंगा। इसमें देखिए और एक कंजंक्शन हमने यूज किया, इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ था, सो ही वेंट टू स्लीप, इसलिए वह सोने चला गया, यानी वह सो गया, ठीक है, तो वह बहुत थका हुआ था इसलिए वह सो गया, सो से जोड़ दिया, ये कंजंक्शन थी। दोनों सेंटेंस अपना कंप्लीट मीनिंग दे रहे हैं, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हैं, लेकिन सो से यानी कंजंक्शन से जोड़ करके हमने इस पे कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। तो यानी कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, लेकिन इसको एक कंजंक्शन के द्वारा जोड़ करके
कंपाउंड सेंटेंस तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन इंडिपेंडेंट क्लाउज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लाउज। ठीक, इसमें क्या होता है कि एक तो इंडिपेंडेंट क्लाउज होती है और वो एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लाउज होती हैं। डिपेंडेंट क्लाउज मतलब वो आश्रित होती हैं इसके ऊपर, इंडिपेंडेंट क्लाउज के ऊपर। जैसे व्हेन आई वेंट होम, जब मैं घर गया, आई मेट माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से मिला। अब देखिए ये वाली जो क्लाउज हमारी वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट क्लाउज है, जो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, इसने अपना पूरा मीनिंग दिया है, पूरी इंडिपेंडेंट क्लोज है, इसने अपना कंप्लीट मीनिंग दिया है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे व्हेन आई वेंट होम, जब मैं घर गया, इतना बोल करके हम रुक जाते हैं, तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो मीनिंगलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्लोज जो है वो डिपेंडेंट क्लोज है, ये डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर? जो इंडिपेंडेंट क्लोज है उसके ऊपर डिपेंड करती है। जब तक इसको ये नहीं मिलेगी तब तक ये अपना पूरा मीनिंग नहीं देगा। आई मेट ए मैन, मैं एक आदमी से मिला, कंप्लीट मीनिंग दिया इस सेंटेंस ने अपना। ठीक है, हु हैड वोन द मैच 2 टाइम्स, जो 2 बार मैच जीत चुका था, 2 बार मैच जीत चुका था, मैं उस आदमी से मिला। अगर यदि हम इसी सेंटेंस को अकेला इस सेंटेंस को बोलते हैं तो ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है? डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक इसको ये नहीं मिलेगा तब तक ये अपना मीनिंग नहीं देगा। आगे देखो, शी बोट ए वॉच, उसने एक घड़ी खरीदी, विच शोज डेट एंड टाइम, जो डेट और टाइम दिखाती है। तो देखिए हम इसको बोल करके देखते हैं, जो डेट एंड टाइम दिखाती है, क्या है वो? कौन दिखाती है? वो घड़ी दिखाती है। पहले जो ये सेंटेंस है हमारा, जो प्रिंसिपल जो क्लोज या जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज, जब तक इसको ये नहीं मिलेगा तब तक ये वाला अपना सेंटेंस जो है, ये वाला जो सेंटेंस है वो अपना मीनिंग कंप्लीट नहीं देगा। आज शी बॉट ए वॉच, उसने एक घड़ी खरीदी, विच वाज डेट एंड टाइम, जो टाइम, डेट और जो टाइम दोनों दिखाती है। अब ये सेंटेंस हमारा पूरा मीनिंगफुल हो गया। ठीक है, और अब ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द बुक हैज लॉस्ट, वो पुस्तक गुम हो गई, विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी थी, यानी जो पुस्तक आपने मुझे दी वो गुम हो गई है। यहां से विच यू गेव मी, जो तुमने मुझे दी, क्या दी? तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। जब तक इसको ये इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं मिलेगी तब तक ये अपना पूरा मीनिंग नहीं देगा। ये मिलते ही इसका पूरा मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा। द बुक हैज लॉस्ट विच यू गेव मी। नेक्स्ट देखिए, कुछ वर्ड्स होते हैं बेटा जो क्लोज के अंदर हम जिसको हम यूज करते हैं, जैसे कि व्यक्ति के लिए बताता हूं आपको, हु, हूं, हुज, ये 3 वर्ड होते हैं। जिसको हु का मतलब होता है जो, जिसने, हुम जिसे, हुज जिसका। तीनों व्यक्ति के लिए यूज किए जाते हैं, पर्सन के लिए यूज होते हैं। विच जो थिंग्स यानी वस्तु के लिए यूज होता है। वेयर का मीनिंग हम जहां बोलेंगे, जिसका यूज प्लेस के लिए किया जाता है। वाहे का मीनिंग क्यों, जो रीजन को के बारे में बताता है, रीजन देता है सेंटेंस के बारे में। दैट जो, दैट मीन जो, यानी ये एनिमल और चिल्ड्रन के लिए यूज किया जाता है। व्हेन, जब, व्हेन का यूज हम टाइम के लिए करते हैं। हाउ, हाउ मीन्स कैसे, ये मैनर बताया जाता है सेंटेंस में कोई काम कैसे हो रहा है। ठीक है, सारे का सारा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अब देखिए हम देखते हैं कि मीनिंग के बेस पर यानी अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अर्थ के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, नंबर 2 इंटरोगेटिव, नंबर 3 एक्सक्लेमेटरी, नंबर 4 इंपेरेटिव, नंबर 5 ऑप्टेटिव। 5 टाइप्स होते हैं इसके। असर्टिव मतलब इसको बोलते हैं निश्चयवाचक वाक्य जो बिल्कुल निश्चित होते हैं। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक वाक्य, इंपेरेटिव आज्ञा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव इच्छा सूचक वाक्य। नंबर 1 assertive sentence. An assertive sentence also known as a declarative sentence, यानी कि एक assertive sentence को declarative sentence भी कहा जाता है, उसको declarative sentence के नाम से भी जाना जाता है। It is a type of sentence that states a fact, opinion or assertion. ये जो होता है प्यारे विद्यार्थियों,
ये सेंटेंस का एक ऐसा टाइप होता है, ऐसा प्रकार होता है जो एक फैक्ट, ओपिनियन और असर्शन, फैक्ट मतलब कोई तथ्य बताना है, कोई विचार, या कोई असर्शन यानी किसी कथन को व्यक्त करता है। ये भी दो प्रकार का, इट हैज टू पार्ट्स, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव यानी जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, सेकंड नेगेटिव सेंटेंस, ये नकारात्मक वाक्य है। नंबर वन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? एन अफर्मेटिव सेंटेंस कन्फर्म्स द ट्रूथ ऑफ ए स्टेटमेंट। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो एक स्टेटमेंट की जो सच्चाई होती है उसको कंफर्म करता है। इट स्टेट्स ए फैक्ट, ओपिनियन इन ए पॉजिटिव वे। अब कहता है कि ये जो सेंटेंस होता है कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है वो एक तथ्य या कोई ओपिनियन यानी कोई विचार होता है उसको पॉजिटिव वे में, सकारात्मक रूप से व्यक्त करता है, सकारात्मक ढंग से उसको बताता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखिए इसके। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। आई लाइक रीडिंग बुक्स, मैं पुस्तकें पढ़ना पसंद करता हूं। ही इज गोइंग टू द पार्टी, वह पार्टी में जा रहा है। देयर इज ए 3 स्टोरीड हाउस इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, कहता है कि गली के इस कोने में एक 3 मंजिल घर है। यहाँ पर बताता है कोई गली है, उस गली के अंदर कोई कॉर्नर है, कॉर्नर में एक 3 स्टोरी घर है, ठीक है, 3 मंजिला जो घर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें सारी की सारी जितने जो हमने सेंटेंस यहाँ पर एक्सप्रेस किए हैं, जो व्यक्त किए हैं, इसमें कंप्लीटली सारे का सारा पॉजिटिव वे में बताया गया है। यहाँ पर कोई भी नोट नाम का वर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। आगे नेक्स्ट हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है यानी नकारात्मक वाक्य क्या होता है? ए नेगेटिव सेंटेंस नेग्लेक्ट्स ए स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट होती है उसको नेग्लेक्ट करता है यानी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, उसको अनदेखा करता है यानी उसको नेगेटिव वे में व्यक्त करेगा। इट स्टेट्स ए फैक्ट, ओपिनियन इन ए नेगेटिव वे, इसको एक नकारात्मक ढंग से व्यक्त करता है। जैसे द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, यानी कि पहले हमने क्या कहा था? सूर्य जो है वो पूर्व में उदय होता है। ये कहता है द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता। यहाँ पर इसने नोट का यूज किया तो ये हमारा बढ़ गया नेगेटिव सेंटेंस, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, इसमें नोट आ गया। आई डू नॉट लाइक रीडिंग बुक्स, मैं पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं करता, फिर इसने नेगेटिव बना दिया, इसमें भी इसने नोट का यूज किया है। देयर इज नो वन एट होम, घर पर कोई नहीं है, तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। आई हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश, मेरा अंग्रेजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है यानी मेरी इंग्लिश में कोई रुचि नहीं है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। जिस सेंटेंस के अंदर नोट का यूज किया जाता है तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नंबर 2 हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जिस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब बात आती है क्वेश्चन की। क्वेश्चंस कितने प्रकार के होते हैं? क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 टाइप्स यानी 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस और एक होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं? इट स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि टेंस में आप देखते हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं या मॉडल्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं हमारे, वो क्या कहलाते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन कहलाते हैं। जैसे इज, एम, आर, हैज, हैव, कैन, विल, शैल, डू, डज, डिड, ये सारे के सारे यहाँ से जो भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन कहलाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो सिर्फ 2 ही वर्ड यानी यस और नो का यूज करके दिया जाता है। उसका आंसर हमेशा यस या नो में दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, तो आपका जवाब होगा यस और नो। यानी यस और नो में जब हम जवाब देंगे तो हमें पता चल जाता है कि हमारा क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी सिर्फ एक ही वर्ड के अंदर यस में या फिर नो में हम इसका जवाब देंगे। सेकंड आता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन इट स्टार्ट्स विद WH फैमिली, जो हमारे WH फैमिली से जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहलाते हैं। उसमें एक वर्ड में काम नहीं चलेगा, बल्कि जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो थोड़ा सा जो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ज्यादा उसके बारे में बताना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला था आर यू प्लेइंग, आपने जवाब दिया यस और नो, यानी यस और नो में जवाब देंगे। खेल रहे हैं तो यस,
या फिर नहीं खेल रहे तो नो। ठीक है, इसमें हम पूछेंगे व्हाट आर यू प्लेइंग, तो आप हमें क्या बताना पड़ता है, इसका जवाब देना पड़ता है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। तो इस तरह से यानी व्हाट, विच, हाउ, व्हेन, हु, इनसे जो क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, या वाई है, वेयर है, ये सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनसे जब स्टार्ट होता है तो वो कहलाता है इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। तो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल है, आर यू टीचिंग इंग्लिश एट दिस टाइम, क्या तुम इस समय अंग्रेजी सीख रहे हो। हैव यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्या तुम अपना, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुम अपना गृह कार्य पूरा कर चुके हो। कैन मोहन ड्राइव ए कार, क्या मोहन कार चला सकता है। कुड ही लैंड मी सम रुपीज, क्या वह मुझे कुछ पैसे उधार दे सकता है, कुछ रुपए उधार दे सकता है। विल दे गो टू मार्केट टुमारो, क्या वे कल मार्केट जाएंगे, क्या वे कल मार्केट जाएंगे। तो देखिए सारे के सारे जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर हमने लिखे हैं वो सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हैं, ठीक है, या फिर मोडल से स्टार्ट हैं। स्टार्टिंग में आर, हैव, कैन, कुड, विल, इनका यूज किया गया है। इनका जवाब सिर्फ एक ही वर्ड में होगा, यस और नो के अंदर। ठीक है, इनका जो आंसर वो सिर्फ एक वर्ड में दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम देखते हैं WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। एग्जांपल ऑफ सेंटेंस स्टार्टिंग विद WH फैमिली, वेयर डू यू प्ले, तुम कहां खेलते हो। अब इसके अंदर पूरा जो वेयर जो वर्ड है ये WH फैमिली से निकल के W फैमिली से स्टार्ट है। अब इसमें हम देखेंगे कि वेयर यानी प्लेस के बारे में बताया गया है, तो अब थोड़ा प्लेस का नाम बताना पड़ेगा, तो हम कहां पर खेलते हैं। इन विच क्लास डू यू रीड, तुम कौन सी क्लास में, कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। वाई डिड ही शट दिस डोर, उसने इस दरवाजे को बंद क्यों किया। होम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो। व्हेन विल यू मीट मी, तुम मुझसे कब मिलोगे। तो ये जितने भी जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट थे, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ए सडन फीलिंग, जिस सेंटेंस के अंदर अचानक फीलिंग यानी अचानक हमारे मन में, हमारे दिल में कोई बात आती है, बगैर सोचे समझे सडन ये अचानक आती है और हम उस बात को बोल देते हैं, वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जैसे कई बार हम सरप्राइज, किसी चीज को देख करके सरप्राइज हो जाते हैं, जो यानी खुशी होती है, वंडर, सोरो इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सारे की कुछ बातें आ जाती हैं, या किसी से हम नफरत करते हैं, किसी को देख करके हैरान, किसी को देख करके खुशी होती है, किसी को देख करके दुख, किसी बात को लेकर के दुख होता है, ठीक है, किसी बात को लेकर के खुशी होती है, या किसी चीज को देख करके सरप्राइज, वंडर हो जाते हैं, वंडर हो जाते हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो सारे के सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ये सडन फीलिंग होती है, अचानक हमारे मुंह से निकलते हैं ये वर्ड है। जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, किसी फूल को देखा और हमने बोल दिया कि वाह कितना सुंदर फूल है, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, वाह कितना सुंदर जो फ्लावर है, फूल है, उसके बारे में हमने अचानक फूल दिखाई दिया और हमारे मन से बात बाहर आ गई, वाह वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। ये जो सेंटेंस है इसमें एकदम अचानक यानी सडन फीलिंग आई, हुर्रे, और हमने इस बात को बोल दिया। अल्लाह हिज गोट हैज डाइड, ओहो, यहाँ पर जो शोर है उसको प्रकट कर रहा है, ओहो उसकी बकरी मर गई है। तो ये सेंटेंस दुख जाहिर कर रहा है, शोर बता रहा है। कई बार बोलते ओहो, इतना बोल करके हम रुक जाते हैं। तो हम ये देखें ये सेंटेंस यानी कौन सी फीलिंग थी, ये सडन फीलिंग थी हमारे दिल में आई, जो शोरों को प्रकट कर रही है, हुर्रे खुशी को प्रकट कर रही थी, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर जो सरप्राइज कर रही थी, वंडर था इस सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट इंपेरेटिव सेंटेंस यानी जिसको बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य या आदेशात्मक वाक्य, जिसमें आदेश दिए जाते हैं, आज्ञा दी जाती है। द सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर एंड एडवाइस इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। वो वाक्य जिस वाक्य के अंदर रिक्वेस्ट हो, प्रार्थना की जाती है, कमांड दी जाती है, ऑर्डर दिए जाते हैं, या किसी को एडवाइस दी जाती है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे प्लीज स्पीक सॉफ्टली, कृपा विनम्रता से आराम से बोलिए। रिक्वेस्ट इसमें की गई है क्योंकि इसमें प्लीज वर्ड है, तो इसमें रिक्वेस्ट जो है उसको एक्सप्रेस कर रहा है।
गो टू स्लीप, सो जाओ, जिसमें ऑर्डर दिया गया है वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सेस, कठिन परिश्रम करो यदि तुम सक्सेस होना चाहते हो। तो इस सेंटेंस के अंदर एडवाइस दी गई है स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, यानी कमांड दी गई है। इस सेंटेंस के अंदर कमांड दे रहा है कि खड़े हो जाइए। अब देखिए इसकी एक पहचान है कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है ये हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट यहाँ पर है उसको लिखा नहीं जाता। क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि इसका सब्जेक्ट जो होता है वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट होता है। इसमें सब्जेक्ट के बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा सामने वाले के लिए ही यूज किया जाता है, जो हमारे सामने होता है उसी के बारे में बोला जाता है। गो, जैसे प्लीज स्पीक सॉफ्टली, गो टू स्लीप, वर्क हार्ड, स्टैंड अप, ये सारे के सारे किससे स्टार्ट है? वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें विश प्रकट की जाती है। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस ए विश और प्रे इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक ऐसा वाक्य जिसके अंदर विश की जाती है या प्रे की जाती है, प्रार्थना की जाती है, वो क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू विद ए सन, भगवान तुम्हें एक पुत्र दे। हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर, न्यू साल, जो न्यू ईयर है, नया साल है, वो आपको मुबारक हो। तो जिसके अंदर विश प्रकट की जाती है, किसी के लिए दुआ की जाती है, किसी के लिए प्रार्थना की जाती है, तो क्या कहलाता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक सेंटेंस। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम अगले संडे को फिर डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।